पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा। इस चैनल पर विभिन्न कानूनी विषयों को लेकर प्रतिदिन वीडियो कानूनी विषयों के संबंध में लाने का प्रयास कर रहा हूं। और इसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले जो भी नए नए वीडियोज हैं आपको मिले। बेल आइकॉन दबा लें। चैनल पर मुझे भरपूर आपका स्नेह प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आज का महत्वपूर्ण विषय है कोर्ट में प्रयोग जो होने वाली टर्मिनोलॉजी है, या जिसे कह सकते हैं नो सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द कोर्ट और जुडिशियल प्रोसेस। न्यायिक प्रक्रिया, कोर्ट की प्रक्रिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें देश के आम नागरिक को ये जानना चाहिए, क्योंकि ये लीगल इंस्पायरेशन से संबंधित है। और न्यायिक प्रक्रिया कोर्ट में न्यायालय की टर्मिनोलॉजी, छोटे छोटे शब्द होते हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। अलग से भी मैंने कुछ वीडियो इस बारे में बताए हुए हैं। सभी कोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली ये टर्मिनोलॉजी है। और इसमें सबसे पहला वर्ड होता है सूट। उदाहरण के तौर पर, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जब कभी सूट पहनता है तो उसका अर्थ होता है पैंट, कोट, जैकेट, टाई, कपड़ों का एक सेट या पैकेज। उसी तरह सिविल सूट या दीवानी दावा जब न्यायालय में लगाया जाता है, दावों का पैकेज, जिसमें हमारा जो भी दावा है वो विपक्ष के विरुद्ध न्यायालय के सामने एक दावे के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। कानून के अनुसार एक ही दावे में सारी बातें आपके वकील साहब को जब आप जानकारी देते हैं सभी तथ्यों की, किसी विपक्षी से आपका किसी तरह का विवाद है, एक विपक्षी हो सकता है, अधिक हो सकते हैं, तो जब एक ही दावे में सारी बातें रखी जाती हैं तो वो कहलाता है सूट। जैसा कि मैंने कपड़ों के सूट के उदाहरण के तौर पर इस बात को समझाया। अब वो एक उदाहरण और सरल सा बताता हूं कि जैसे प्रॉपर्टी का कोई मालिक है, उसके द्वारा कोई व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती काबिज हो गया, या टेनेंट है, उसको वैकेट कराना है, तो प्रॉपर्टी वैकेट कराने के लिए वो वादी के रूप में न्यायालय के समक्ष जाएगा, अपना दावा प्रस्तुत करेगा। इसी तरह एक अन्य उदाहरण है, किसी व्यक्ति को आपके द्वारा पैसे दिए गए, समय अवधि निश्चित थी, जो भी ब्याज पर या बिना ब्याज के, उसके द्वारा आपके पैसे नहीं लौटाए गए, तो आप सिविल सूट के रूप में न्यायालय के समक्ष उस मामले को विपक्षी के विरुद्ध लाएंगे कि मैंने फला फला तारीख को इतने इतने पैसे इनको दिए थे, इस ब्याज पर दिए थे या बिना ब्याज के दिए थे, ये पैसे नहीं लौटा रहा है, अतः आपके पैसे वापस करने के लिए कोर्ट उसे निर्देश दे। तो ये दूसरा एक सरल उदाहरण है। प्लेंट होता है, प्लेंट या कंप्लेंट करना, जिसका अर्थ है तकरार। जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी वादे को लेकर किसी तरह की तकरार हो जाती है तो उसके लिए एक दीवानी न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के सामने आप लिखित दावे को, अलग अलग क्लेम्स जो प्लेंट के रूप में होता है, उसको प्लेंटिफ या वादी दाखिल करता है, और ये प्लेंटिफ दावाकार कहलाता है। और जिसके विरुद्ध ये प्रस्तुत करता है वो डिफेंडेंट या विपक्षी कहलाता है। उसको बचाव पक्ष भी बोल सकते हैं, प्रतिवादी भी बोल सकते हैं, एक या अधिक प्रतिवादी या विपक्षी हो सकते हैं। दावा कबूल यदि वो नहीं करता है आपका, उसमें स्पेसिफिक डिनाइल, जब वो रिटन स्टेटमेंट पेश करेगा, उसमें या तो वो एडमिट करेगा उन फैक्ट्स को या स्पेसिफिक डिनाइल करेगा। ये सब वकील साहब का कार्य होता है। लेकिन जानकारी के लिए आपको डिफेंडेंट का अर्थ अर्थात विपक्षी, बचाव पक्ष या प्रतिवादी होता है, जिसके विरुद्ध वादी दावा न्यायालय के समक्ष सिविल सूट के रूप में लाता है। अब जब वादी का दावा न्यायालय द्वारा ग्राह्य या एडमिट कर लिया जाता है तो विपक्षी को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का एक नोटिस या सूचना पत्र न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, और उसे उपस्थित होने के लिए कहा जाता है कि वो या तो स्वयं उपस्थित हो या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो, और अपना जो भी बचाव है, लेखी जवाब है, जवाब दावा है, उसको प्रस्तुत करे नियत पेशी पर। इसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। ये प्रतिवादी या विपक्षी के द्वारा जो आपने दावा प्रस्तुत किया है उसका लिखित कथन होता है। ड्राफ्टिंग होती है किसी भी लिखित दावा या ड्राइंग अप वर्ड से आया हुआ है ड्राफ्टिंग। शब्दों में कुछ भी लिखना जो आपके वकील साहब के द्वारा दावे में लिखे जा सकते हैं। वकील शब्दों में अपने केस को बनाते हैं। बचाव में आपके जब विपक्षी रिटन स्टेटमेंट देता है, वो भी ड्राफ्टिंग उसकी करनी होती है, विपक्षी के अधिवक्ता उसको करते हैं। प्लेंटिफ को यदि ऐसा लगता है कुछ रिटन स्टेटमेंट आने के बाद उसका जवाब उसको प्रस्तुत करना है, तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। अर्थात
रिटन स्टेटमेंट जब विपक्षी या लेखी जवाब आ जाता है और प्लेंटिफ अर्थात वादी जिसके द्वारा दावा न्यायालय में विपक्षी के विरुद्ध लाया गया है उसके खंडन में कोई बात प्रस्तुत करनी है तो वो रेप्लिकेशन कहलाती है। इसी तरह जब रेप्लिकेशन डिफेंडेंट के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है और वादी या प्लेंटिफ को ये लगता है कि कुछ डिफेंडेंट के उसका खंडन करना है तो वो रीजॉइंडर के रूप में प्रस्तुत डिफेंडेंट करता है। तो कोर्ट की परमिशन से ये विशेष परिस्थितियों में रेप्लिकेशन या रीजॉइंडर लाया जाता है। अब जैसे दावा जब आ गए तो इसके बाद की नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इश्यूज, जिसे तनकी भी कहते हैं, वाद प्रश्न भी कहते हैं। ये दोनों वादी के प्लीडिंग्स तथा प्रतिवादी के रिटन स्टेटमेंट के आधार पर जिनमें एक दूसरे जिन बातों को विपक्षी ने स्वीकार नहीं किया है, चैलेंज किया है, उन विषय बिंदुओं पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद प्रश्न या तनकी या इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं जो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स होते हैं, जिनको पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। तो ये इश्यूज ऑफ फैक्ट हो सकते हैं, इश्यूज ऑफ लॉ हो सकते हैं, तथ्य या विधि के प्रश्न कहलाते हैं। सीपीसी के आदेश 14 नियम 5 में दो तरह के ये इश्यूज बताए गए हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ। लॉ के इश्यूज ऐसे होते हैं जैसे कॉज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, कॉज ऑफ एक्शन है कि नहीं, लिमिटेशन में है कि नहीं दावा, तो ये विधि संबंधी प्रश्न कहलाते हैं। तथा तथ्यों के जो वादी और प्रतिवादी के एसर्टेड या डिनाइड की जो भी पोजीशन है उसके आधार पर न्यायालय का पीठासीन अधिकारी जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है सिविल कोर्ट का, वो वाद प्रश्न या तनकी या इश्यूज की फ्रेमिंग करता है। ये न्यायालय का कार्य है। यहाँ इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिर एविडेंस स्टार्ट होती है। सिविल केस में एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि वादी जो दावा न्यायालय के समक्ष विपक्षी के विरुद्ध लाया है उसे अपना मामला वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करना होता है। वो प्रतिवादी की दुर्बलता का लाभ नहीं ले सकता है। उसका कारण यह है कि वादी न्यायालय के समक्ष अपना दावा लेकर आया है, कुछ फैक्ट्स उसने प्लीड किए हैं और उनका प्रतिवादी द्वारा या विपक्षी द्वारा जवाब दिया गया है, इश्यूज फ्रेम हो गए। अब वादी को ही अपने दावे को जो भी न्यायालय के समक्ष उनके वकील साहब के द्वारा ड्राफ्ट किया गया है, अपनी साक्ष्य, चाहे वो मौखिक साक्ष्य हो, ओरल एविडेंस कहलाती है, चाहे वो दस्तावेजी साक्ष्य हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके द्वारा अपना मामला प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के विरुद्ध न्यायालय में साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना होता है। मौखिक साक्ष्य व्यक्ति के स्वयं के कथन के द्वारा उसके सपोर्टेड जो विटनेस हैं, आई विटनेस हैं, कोई मौखिक या कोई और तरह के उसके कोरेबोरेटिव एविडेंस है तो उनको प्रस्तुत करना होता है। और अगर किसी दस्तावेज पर मामला आधारित है तो दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा भी न्यायालय के समक्ष वादी को अपना मामला प्रमाणित करना होता है। अब साक्ष्य जब वादी की या वादी के जो भी साक्षी उनकी साक्ष्य हो जाती है तो प्रतिवादी के वकील साहब उन गवाहों पर प्रतिपरीक्षण या क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन का मुख्य पर्पस टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस। जो भी साक्षी आया है वादी का, उसकी सत्यता को परखने के लिए प्रतिवादी या विपक्षी का वकील उस पर जिरह करता है और जिरह में कई बार ऐसे तथ्य निकल कर आते हैं जिससे वास्तविक घटना की सत्यता का ज्ञान हो जाता है। न्यायालय भी जब साक्ष्य का मूल्यांकन करता है उस समय क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ या री एग्जामिनेशन न्यायालय की परमिशन से जो होता है उन्हें सबको पढ़ता है। तो प्लेंटिफ की जब एविडेंस पूरी हो जाती है, जिसे कहते हैं वादी साक्ष्य, वो अपनी साक्ष्य क्लोज कर देगा। फिर प्रतिवादी या डिफेंडेंट प्रतिवादी अपनी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य विपक्षी देता है। खंडन में वादी की जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आई है उसके खंडन में प्रतिवादी उस मामले में अपनी साक्ष्य देता है, जिस पर वादी या प्लेंटिफ का वकील जिरह करता है। तो इस तरह न्यायालय की प्रक्रिया में मैंने आपको प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, रेप्लिकेशन, रीजॉइंडर, इश्यूज, प्लेंटिफ एविडेंस, डिफेंडेंट एविडेंस, फिर विपक्षी की जब साक्ष्य क्लोज हो जाती है, उस पर जिरह वादी द्वारा कर ली गई, उसने साक्ष्य क्लोज कर दी, तो दोनों की साक्ष्य क्लोज होने के बाद मामले के अंदर ये ओरल या रिटन आर्ग्यूमेंट पेश करने की स्थिति आती है। तो या तो मौखिक दोनों पक्षों के वकील लोग मामले में बहस करते हैं या लिखित बहस पेश करते हैं, जिसको न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों के आर्ग्यूमेंट या तर्क सुनने के बाद एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, पूरे मामले में प्लीडिंग पढ़ी जाती है, ड्राफ्टिंग पढ़ी जाती है, कैसी है, इश्यूज क्या बने, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स क्या थे, उसके बारे में क्या एविडेंस आई है, उन साक्षियों ने किसने क्या कहा है, उसका मूल्यांकन, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस।
साक्ष्य का मूल्यांकन करते हैं। यदि वादी अपना मामला प्रतिवादी के विरुद्ध ओरल या डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य से प्रमाणित करने में सफल हुआ है तो वादी का दावा सफल हो जाता है, अर्थात वादी दावा जीत जाता है। और प्रतिवादी के विरुद्ध जो भी उसके द्वारा अनुतोष या रिलीफ मांगा गया है उस पर न्यायालय पूरा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करके अनुतोष के रूप में, रिलीफ के रूप में उसको सहायता जो वांछित है या जो भी न्यायालय का डिस्क्रिशन है, कितना मामला प्रमाणित पाया नहीं पाया, उस आधार पर रिलीफ वादी को मिल जाता है। तो मैंने संक्षेप में ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सामान्य देश के नागरिक, अधिवक्ता, नए जो LLB के स्टूडेंट्स हैं, लॉ एस्पायरेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, नो सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द कोर्ट और जुडिशियल प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया, कोर्ट की प्रक्रिया की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में सरल भाषा में बताने का प्रयास किया। मैं आपका मित्र रिटायर्ड न्यायाधीश शर्मा। मेरा यही प्रयास है कि देश के कानून को हर नागरिक जाने और उसका लाभ हर प्रकार से समाज को हो। इसी उद्देश्य से इस चैनल पर मैं विभिन्न नए नए वीडियोस, कानूनी वीडियोस आपके समक्ष ला रहा हूं और आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।